नमस्कार साथियों, आज हम पुनः लौटे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के विदेश नीति टॉपिक को कवर करने के लिए। जो फॉरेन पॉलिसी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फॉरेन पॉलिसी का एक विशेष महत्व है, क्योंकि जितने भी देशों के साथ हमारे संबंध हैं वो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या विदेश नीति है उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और किस देश के साथ हमें मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, किस देश के साथ हमें युद्ध करना है, या किस देश के साथ हमारे वैज्ञानिक उपकरणों को साझा करना है या हमारे सैन्य उपकरणों को साझा करना है, ये सारा जो निर्धारण है वो हमारी विदेश नीति को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं। तो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्धारण में बहुत सारे तत्वों की भूमिका होती है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे विदेश नीति कहते किसे हैं, विदेश नीति को निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और किसी देश को सफल विदेश नीति के संचालन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि विदेश नीति किसे कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो हमने इससे पहले देखा राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। तो राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के सभी कार्यकलापों का समुच्चय क्या कहलाता है, विदेश नीति कहलाता है। यानी कि यहाँ विदेश नीति किसको फॉलो कर रही है, राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट को। यानी कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगा ही रखेगा। वो इसके लिए बिल्कुल आवश्यक, नितांत आवश्यक बात है कि वो देश अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगा। यानी राष्ट्रीय हित की दृष्टि को रखते हुए अन्य देशों के साथ जो भी हमारे संपर्क स्थापित होते हैं, संधि होती है, वार्ता होती है, युद्ध होता है, या फिर कोई भी टेक्निकल आदान प्रदान होता है, तो उस सब में हमें किसको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये सारे क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, समुच्चय, इन सब का समुच्चय क्या कहलाता है, फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि विदेश नीति कैसे कहते किसे हैं। तो साधारण अर्थों में समझो कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए हम विदेशी देशों के साथ जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी संपर्क स्थापित करते हैं, उन सब का समुच्चय मिलकर विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी कहलाता है। अब हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं, द्विपक्षीय विदेश नीति क्या होती है। द्विपक्षीय विदेश नीति ऐसी विदेश नीति होती है जिसपे सरकार और विपक्ष दोनों सहमत होते हों। यानी कि जो वर्तमान में जिनके पास सत्ता है वो, और जो सत्ता में काबिज नहीं है लेकिन वो विपक्ष में है, वो दोनों ही पक्ष उसमें शामिल हों। तो ऐसी विदेश नीति को हम द्विपक्षीय विदेश नीति कहते हैं। जो USA है, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें इसी प्रकार की विदेश नीति का पालन करने पर विशेष बल दिया जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं इसी में आगे, वो है विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है। यानी कि ये हमें देखना पड़ेगा कि विदेश नीति को निर्धारण करते समय कौन सा देश किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के आधार पर बनाता है, बिल्कुल ठीक है। विदेश नीति का लक्ष्य ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, बिल्कुल ठीक है। कि विदेश नीति का जो लक्ष्य है वो क्या होगा, भाई हमने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी बना ली, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी किसको फुलफिल करेगी या पूर्ण करेगी, वो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट। ऐसी प्रकार की हम क्या बनाएंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे कि वो राष्ट्रीय हितों को पूर्ति कर दे। अगला है कि राष्ट्रीय हित अनेक प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय हित बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उसमें कुछ गौण हित भी हो सकते हैं, हमारे कुछ मुख्य लक्ष्य भी या मुख्य हित भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में विदेश नीति निर्माता अनेक बातों को ध्यान में रखेंगे, और विदेश नीति में जिन जिन प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाएगा वो कौन कौन सी हैं, यहाँ हम उन चीज़ों को देखना चाहेंगे। यानी कि सबसे पहला जो निर्धारक तत्व है फॉरेन पॉलिसी का, वो क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। क्योंकि कोई भी देश महाशक्ति बनेगा या नहीं बनेगा, इसके पीछे पॉपुलेशन का विशेष योगदान होता है कि उसमें यूथ कितना है, उसमें युवा कितने हैं जो काम करके दे सकते हैं, यहाँ वहाँ बौद्धिक संपदा कितनी है, वहाँ के लोग
कितने प्रोडक्टिव हैं, इन सब चीज़ों को निर्धारण हम करेंगे जनसंख्या से। और अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो स्वतः ही वो बहुत सारे इनोवेशन कर चुका होगा, बहुत सारे ऐसे आविष्कार कर चुका होगा और वो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ देखेंगे हम, किसी देश का क्षेत्रफल अगर बड़ा है, उसकी जनसंख्या अगर बड़ी है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है या बन सकता है। और जो छोटा राष्ट्र है, अगर उसकी जनसंख्या कम है तो उसमें वो संख्या के साथ साथ गुणात्मक महत्व पर भी ध्यान देगा कि अगर मेरे पास आदमी कम है तो मैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखूं और साथ में उनको प्रोडक्टिव भी बनाऊं। अगला है भौगोलिक स्थिति, यानी कि एक देश की जो अवस्थिति है, यानी कि वो किस प्रकार उस लोकेटेड है, कि क्या बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य स्थित है बफर स्टेट स्टाइल में, या फिर चारों तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, या चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, या फिर उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत मायने रखती है फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में। क्या कोई हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में है तो उसे अपनी विदेश नीति का निर्धारण इसी प्रकार से करना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र हिंदू राष्ट्रों के बीच में है तो उसे इसी प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा देश जो छोटा है लेकिन उसके पास प्राकृतिक संपदा बहुत सारी है, या फिर उसके पास ऐसे खनिज संपदा बहुत है जिससे कि वो अपने आप को चलायमान कर सकता है या फिर उसको उपयोग में ला सकता है अपनी जनता के लिए, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं भौगोलिक स्थिति में। तो विदेश नीति में क्या होता है, प्रमुख रूप से ये तत्व है भौगोलिक स्थिति, जिसका विश्व का कोई भी राष्ट्र उपेक्षा नहीं कर सकता। भारत को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही तीनों सेनाओं का पर अपार व्यय करना पड़ता है, क्योंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो उसे समुद्री सेना भी अपर्याप्त रूप से रखनी पड़ती है, भारत को स्थल सेना भी पर्याप्त रखनी पड़ती है, वायु सेना भी पर्याप्त रखनी पड़ती है। अगर कोई देश चारों तरफ से ही सीमाओं से घिरा हो तो उससे स्थल सेना रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें क्या होगा, केवल वो जलीय सेना रखेगा, जल सेना और वायु सेना रख लेगा, तो उसी से उसका काम चल जाएगा। अब अगला पॉइंट है प्राकृतिक संपदा। जो नेचुरल हमारी संपदा है, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, सोना है, या फिर अन्य ऐसी संपदा जो हमें ज़मीन से या फिर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, उन सब चीज़ को प्राकृतिक संपदा कहते हैं। और विदेश नीति के निर्धारण में इसकी भी एक विशेष भूमिका है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जो अरब के देश हैं वो तेल उनकी ज़मीन में होने के कारण वो विश्व में सभी सदस्यों के साथ या सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध कायम कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए वो तेल का उपयोग करते रहते हैं, जिससे उनका पॉलिटिकल प्रेशर भी अन्य देशों के ऊपर बना रहता है। अगला है औद्योगिक स्रोत और क्षमता। औद्योगिक रूप से विकसित देश अन्य देशों को औद्योगिक मदद देकर उनकी विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे अमेरिका करता रहता है। जैसे अमेरिका औद्योगिक रूप से संपन्न है, उसके पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका वो खुद ही प्रयोग करता है। जब कोई देश उनसे मांगता है या फिर सहायता के रूप में उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है तो होता क्या है, वो उन पर अपना प्रेशर बनाता है। तो औद्योगिक रूप से मदद करके भी वो अपना प्रेशर बनाता है। इसे नव उपनिवेशवाद की भी संज्ञा दी गई है आज के युग में। सैन्य शक्ति, अगला पॉइंट है सैन्य शक्ति। वर्तमान में अमेरिका की अपार सैन्य शक्ति के कारण विश्व के अन्य राष्ट्र उसका सम्मान करते हैं और उसे हथियार खरीदते हैं। यानी कि जब कोई देश सैन्य रूप से बहुत स्ट्रांग होगा तो अन्य देश उससे झगड़ा मोल लेना नहीं चाहेंगे, युद्ध की स्थिति में नहीं आना चाहेंगे, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ही रखना चाहेंगे। और अगर उन्हें किसी भी प्रकार के हथियार की आवश्यकता होगी तो वो उनसे मांगेंगे। तो इससे भी और विदेश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला है भाषा, धर्म और संस्कृति। भाषा, धर्म, संस्कृति का भी आज बहुत महत्व हो गया है। इसका मूल कारण ये है कि लोग अगर जिस देश में भाषा, धर्म और संस्कृति में सभ्यता हो उसमें सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, और धर्म के नाम पर अनेक मुस्लिम देश और ईसाई देशों में एकता पाई जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी राष्ट्र विशेष में किसी धर्म विशेष का अधिक बोलबाला है या फिर अधिक जनसंख्या है
तो वो राष्ट्र उसी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाता है और उसी प्रकार की अपनी नीति का, सरकारी नीति का वो निर्माण करता है, जिससे कि जनता हमेशा उनके पक्ष में कार्य करे या हमेशा उनके पक्ष में रहे। तो अन्य देशों के साथ भी संबंध स्थापित करते समय वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उसकी जनता को नुकसान या उनके हृदय को आघात नहीं पहुंचना चाहिए उनके डिसीजन से। अगला है, विदेश नीति के निर्धारण में विचारधारा की भी एक विशेष भूमिका होती है। जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो प्रत्येक देश की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे भारत की जो आइडियोलॉजीज़ हैं कि वो पहले से आगे से किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करेगा, वो किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा, जो पंचशील सिद्धांत हमारे नेहरू जी ने दिए थे उनको फॉलो करता है और गांधी जी के अहिंसा पर चलने का प्रयास करता है, और आज भी हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो किसी भी देश की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो लगातार उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल सत्य है। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति और साम्यवादी परिरोधन पर केंद्रित रही, बिल्कुल ठीक रहा। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जो अपनी पूरी विदेश नीति थी उसको सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित कर दी कि किसी भी प्रकार से जो साम्यवाद है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अन्य देश उसके अनुयायी नहीं बनने चाहिए या अन्य देशों में साम्यवाद नहीं फैलना चाहिए। तो साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने जो नीति चलाई, उस आइडियोलॉजी को रोकने के लिए जो नीति चलाई, वो पूरी केंद्रित कर दी थी अपनी विदेश नीति को उसी पर। अब अगला पॉइंट है नीति निर्माताओं की भूमिका। तो विदेश नीति के निर्धारण में नीति निर्माताओं का भी एक विशेष योगदान होता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अपनी विदेश नीति को फॉलो करता है तो उसकी अच्छाइयाँ उसमें जुड़ जाती हैं। जैसे हमारे गांधी जी ने हमारे स्वतंत्र आंदोलन में बहुत लंबा योगदान दिया, तो उनकी जो सद्गुण थे वो आज भी हमारी विदेश नीति में कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम विदेश नीति के अगले चैप्टर पर बात करेंगे। शुभ रात्रि।